तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिन के बाद इंट्रो दे रहे हैं तो गुस्साइएगा नहीं, जाइएगा नहीं, ठीक है। गुस्साइएगा नहीं, नहीं नहीं, एकदम नहीं, एकदम ना, एकदम गुस्सा नहीं करिएगा। चलिए अब बात करते हैं टॉपिक की। पिछली वीडियो में बड़ा अच्छे से हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी को देखा था, उसके अंतर्गत आने वाले जो कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स होते हैं वो समझा था। उन फीचर्स के इंग्लिश वाले नोट्स हमने उस वीडियो में दे दिए थे। आज की वीडियो में उसके हिंदी वाले नोट्स दे रहे हैं। अच्छे से उनके बारे में बता ही दिया था, सब कुछ आपको पता ही है, चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। प्यारा सा पढ़ के प्यारा सा समझ लेंगे, हमको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया था। उसके बाद हमने ये समझना था कि आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी या आपका एडाप्टिव इम्यूनिटी के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे सेल होते हैं जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि एडाप्टिव इम्यूनिटी के दौरान इन्वॉल्व सेल के बारे में पढ़ना था, जहाँ पे हमने समझा था कि दो प्रकार की सेल होती हैं, एक आपका टी सेल, एक आपका बी सेल। टी सेल और बी सेल के बारे में जान लेंगे तो इसका मतलब हम जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंतर्गत इन्वॉल्व यानी कि शामिल सेल है उनके बारे में जान लेंगे। इतनी छोटी सी प्यारी सी बात है, आप समझ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या ही रह जाएगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो टू टाइप्स की होती है, एक आपकी एक्टिव और एक आपकी पैसिव। उसको भी समझा देंगे, ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे एंटीजन और एंटीबॉडी, जो कि शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, या जो मीडियम शॉर्ट होता है यानी कि जो छोटा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होता है उसमें भी पूछ दिया जाता है कि एंटीबॉडी या एंटीजन क्या होते हैं। ठीक है, तो उसे हम अभी समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से कि कौन कौन सी सेल्स इन्वॉल्व होती हैं। बी सेल और टी सेल, इसके बारे में समझते हैं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे बी सेल की। ठीक है, बी सेल कहाँ बनता है? तो बी सेल हमारी बोन मैरो जो होती है, जो अस्थि मज्जा होती है, जो हड्डी के बीच में खोखला स्थान होता है, उस पार्ट से ये बनता है, वहाँ से डेवलप होता है। ये चीज़ें आपको प्यार से समझ में आ रही होगी, गहराई में डूबेंगे और अच्छे से समझ में आएगी। फिगर देखा होगा, या जो लोग नॉन वेजिटेरियन के शौकीन हैं उनको पता होगा कि जब हम हड्डी को ब्रेक करते हैं तो अंदर से वो जो खोखला वाला पार्ट होता है वहाँ पे ही बोन मैरो अरेंज रहता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो बस उसी वाली पार्ट को बात करते हैं। वो जाली की तरह होती है, उसी में बोन मैरो होता है। खून के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है और ये बी सेल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। जबकि कहीं ना कहीं ये वाइट ब्लड सेल्स ही है, तो बतिया तो वही ये हो गई कि खून के फॉर्मेशन में ही हेल्प कर रहा है, वहाँ से ही ये सेल्स हमें प्राप्त होती है। तो ज़्यादा जानकारी नहीं, नॉर्मल बात है, समझिए कि हाँ ये बोन मैरो में डेवलप होता है। सीधी सी बात है, काहे का फालतू बकवास करना। दूसरा पॉइंट सुनिए, दीज सेल्स आर एक्टिवेटेड ऑन देयर इनकाउंटर विथ फॉरेन एजेंट्स। यानी कि ये सेल तब एक्टिवेटेड हो जाती हैं, तब सक्रिय हो जाती हैं, तब जाग जाती हैं जब इनका सामना किसी फॉरेन एजेंट्स के साथ हो। यानी कि फॉरेन एजेंट मतलब क्या? बाहर से आया हुआ कोई एजेंट। फॉरेन पार्टिकल मतलब क्या? बाहर से आया हुआ कोई पार्टिकल। यानी कि ये मोटा मोटा आपसे यही ना कह रहा है जी कि भैया पैथोजन आएगा तो उसका सामना करने के लिए ये चालू हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। यानी कि इतनी सी बात है कि बी सेल तब एक्टिवेट होता है जब कोई फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन एजेंट या कोई बाहरी पैथोजन बॉडी के अंदर इंटर करता है, तो ये जो सेल्स है ये एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है कि आओ बच्ची जे भी हो हम देख ले, जाए ना दे। तो यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं आपको कौनो 1% डाउट ना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। द बी सेल इमीडिएटली डिफ्रेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स विच प्रोड्यूस एंटीबॉडीज स्पेसिफिक टू दैट फॉरेन पार्टिकल आर सो कॉल्ड एंटीजन। ठीक है, यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो हमारी बी सेल्स होती है वो प्लाज्मा सेल्स के बीच में डिफ्रेंशिएट यानी कि अंतर बड़ा आसानी से पहचान लेती है। ठीक है, जो उस फॉरेन पार्टिकल या जिसे हम एंटीजन के नाम से जानते हैं, सो कॉल्ड एंटीजन जो कहा गया है। देखिए, फॉरेन पार्टिकल का मतलब क्या होता है? बाहर से आया हुआ कोई पार्टिकल, यानी कि मोटा मोटा कहा जाए तो पैथोजन। और एंटीजन का भी मतलब क्या हो गया तब? पैथोजन। यानी कि फॉरेन पार्टिकल कहिए, एंटीजन कहिए या आपका पैथोजन कहिए, बात वही हो गई जो आप समझना चाह रहे हैं। तो जो उस फॉरेन पार्टिकल या सो कॉल्ड एंटीजन के लिए
स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती है। स्पेसिफिक मतलब क्या, उस खास पैथोजन के लिए खास प्रकार की एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती है। जैसे हमारी बॉडी में कोई खास प्रकार का एंटीजन आया, कोई खास प्रकार का पैथोजन आया, जो भी कह लीजिए, या कोई खास प्रकार का फॉरेन पार्टिकल आया, तो वो उसके लिए उसी तरीके के खास प्रकार की एंटीबॉडीज़ यानी कि स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ का ही प्रोडक्शन करती है। और वो क्या करेगा, जब मिलेगा उसको मार के कहानी ख़त्म कर देगा, इसे धई के मुड़ियाइट देगा, का ही कर लेगा। जब जाहिर सी बात है एंटीजन है, उस एंटीजन के लिए खास प्रकार की एंटीबॉडीज़ बनाई जा रही है। अब वो एंटीबॉडीज़ इस एंटीजन का या पैथोजन का आरती तो उतारेगा नहीं, उसके ऊपर कार्य ही करेगा, उसके ऊपर फंक्शन करेगा। और अगर एंटीबॉडीज़ अपना कार्य सही तरीके से करेगा तो पैथोजन की कहानी ख़त्म हो जाएगी, एंटीजन की कहानी ख़त्म हो जाएगी। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बात तो समझ में आ गई होगी। चौथा पॉइंट देखिए, दीज एंटीबॉडीज अटैच टू द सरफेस ऑफ द एंटीजन या फॉरेन एजेंट, जो भी कह लीजिए, चाहे आप एंटीजन कहिए, फॉरेन एजेंट कहिए, पैथोजन कहिए, बतिया तो वही हो गई, बाहर से आया हुआ कोई चीज़ है। तो अब आप डाउट में मत आइएगा ना, हमने काफ़ी बार एक्सप्लेन कर दिया है, अब हमको भी लग रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, बार बार एक ही चीज़ को बोल रहा। तो जो एंटीबॉडीज़ को अभी वहाँ पे डेवलप किया गया था, वो एंटीबॉडीज़ जब रिलीज़ कर दिया जाता है तो वो जो बाहर से आया हुआ पार्टिकल है या आपको पैथोजन है, उससे जाके ये एंटीबॉडीज़ उसके सरफेस से जाके चिपक जाता है। जो एंटीबॉडीज़ अभी यहाँ पर प्लाज्मा सेल्स के द्वारा डेवलप की गई है, वो एंटीबॉडीज़ क्या होती है, उस फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन के सरफेस पर जाकर चिपक जाती है, उसकी बॉडी सरफेस से जाकर चिपक जाती है। अब क्या होगा, अब वो एंटीबॉडीज़ जो है वो एंटीजन को डिटेक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको मार देता है। बी सेल का काम यहाँ पे हम समाप्त समझ सकते हैं। इस तरीके से जो एंटीबॉडीज़ बनाई गई थी, वो एंटीबॉडीज़ पहले एंटीजन यानी कि पैथोजन का पहचान करती है, उसको डिटेक्ट करती है हमारी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पे है, और उसके बाद उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, उसे मार देती है, उसे किल कर देती है, कहानी ख़त्म हो जाती है, बात तुमको समझ में भी आ जाती है। अब लास्ट लाइन जो बच गई है वो आपसे कहती है कि द इम्यूनिटी डिपेंडेंट ऑन बी सेल इज कॉल्ड ह्यूमरल इम्यूनिटी, यानी कि जो इम्यूनिटी आपकी बी सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है, उसके ऊपर निर्भर होती है, वो आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी कहलाती है। जो इम्यूनिटी आपकी बी सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है, उसके ऊपर निर्भर होती है, वो आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी कहलाती है। कोई डाउट अब तक नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे टी सेल्स की। बी सेल्स ने हमें बहुत प्यार से समझाया है, अच्छे से अपनी जानकारी भी दी है, तो बी सेल से हमें कोई शिकायत भी नहीं है। अब टी सेल देखते हैं ये हमको समझा पाते हैं कि यहाँ से हमें कुछ शिकायत रह जाती है। तो देखिए क्या कह रही है, टी सेल कह रही है दे ओरिजिनेटेड इन द बोन मैरो एंड डेवलप इन द थाइमस। वाह भैया, का मजाक है। मतलब ये कह रहे हैं कि ये ओरिजिन यानी कि जो ये टी सेल्स है, ये बनती या ओरिजिन तो इसका मतलब ये उत्पन्न यानी कि क्रिएट, क्या कहेंगे, ऐसे कुछ कहेंगे ना, यानी कि ऐसे समझिए इसकी ओरिजिन होती है बोन मैरो में, ठीक है, वही जो हड्डियों के बीच में अस्थि मज्जा वाला पार्ट, वही। तो इसकी ओरिजिन तो बोन मैरो में होती है, लेकिन इसका डेवलपमेंट थाइमस में होता है। थाइमस जो हमारे छाती के पास होता है, मैं फिगर के माध्यम से शो कर दूंगा। इट मीन्स यानी कि ये आपकी ओरिजिन तो इसका बोन मैरो में होता है, डेवलप ये थाइमस में होता है। बात समझ में आ गई, काहे को फालतू का फेंट रहे हैं, ठीक है, आगे समझिए। टी सेल डिफ्रेंशिएट इनटू हेल्पर सेल्स, साइटोटॉक्सिक सेल्स एंड रेगुलेटरी सेल्स। These cells are released into the blood stream। देखिए टी सेल का पहला काम क्या है, टी सेल ना हेल्पर सेल, साइटोटॉक्सिक सेल्स और रेगुलेटरी सेल्स के बीच में अंतर करने का, यानी कि उनको डिफ्रेंशिएट करने का काम करती है, उनको पहचान लेती हैं कौन हेल्पर सेल है, कौन साइटोटॉक्सिक सेल है, कौन रेगुलेटरी सेल है।
और फिर इन सेल्स को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देती हैं। दीज सेल्स आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि टी सेल सबसे पहले तो इनके बीच में अंतर करती है कि कौन हेल्पर सेल है, कौन साइटोटॉक्सिक सेल है और कौन रेगुलेटरी सेल है, और उसके बाद इनको जब अंतर क्रिएट कर लेती है यानी कि डिफ्रेंशिएट कर लेती है, तब इन सेल्स को ब्लड स्ट्रीम में यानी कि आपके कह सकते हैं ब्लड में रिलीज कर देती है कि जा भैया बहा, यही के साथ है तहु लोगन बहा। ब्लड स्ट्रीम का मतलब समझ रहे हैं ना, रक्त प्रवाह। नहीं समझ रहे हैं? रक्त प्रवाह एक बार बोल के देखिए, समझ में आएगा। रक्त प्रवाह यानी कि जो हमारी ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो हो रही रहती है, ये उसमें उसको रिलीज कर देती है कि जा भैया तहु इनके साथवा घुमा बहा, ये तो कह रहा बहा। इतना बात नहीं समझते हैं आप लोग, मजाक करते हैं हमसे। आगे देखिए, व्हेन दीज सेल्स आर ट्रिगर्ड बाय एन एंटीजन हेल्पर टी सेल रिलीज साइटोकाइन्स एक्ट एज अ मैसेंजर्स। देखिए जब लिखा है ना व्हेन दीज सेल्स आर ट्रिगर्ड बाय एन एंटीजन, यानी कि जब इन सेल्स को एंटीजन के थ्रू ट्रिगर किया जाता है, प्रेरित किया जाता है, यानी कि एक तरीके से जबरदस्ती किया जाता है, ठीक है। तो जब इन सेल्स को, किन सेल्स को, जिनको ब्लड स्ट्रीम में रिलीज किया गया है, और किसको भैया, का समझ में नहीं आता का मजाक कर रहे हैं। देखिए तो जब इन सेल्स को एंटीजन के थ्रू ट्रिगर किया जाता है, तो जबकि हेल्पर टी सेल थी ना, वो साइटोकाइन्स को रिलीज करती है। अब ये साइटोकाइन्स मतलब साइटोकाइन्स को रिलीज करती, तो ये क्या करता है, तो ये मैसेंजर के रूप में वर्क करता है। किसके रूप में? मैसेंजर के रूप में। तो वही लिखा है ना, दैट एक्ट एज अ मैसेंजर, यानी कि जो हेल्पर टी सेल्स है वो साइटोकाइन्स को रिलीज करती है, जो कि मैसेंजर के रूप में वर्क करता है। ये जो साइटोकाइन्स होते हैं वो प्लाज्मा सेल एंड बी सेल्स के बीच में स्टार्टिंग डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करता है या स्टार्टिंग डिफ्रेंसिएशन करता है, जो एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज को रिलीज करते हैं, माफ कीजिएगा, ठीक है। वही चीज लिखी है, दीज साइटोकाइन्स इनिशिएट द डिफ्रेंसिएशन ऑफ बी सेल इनटू प्लाज्मा सेल्स विच रिलीज एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन्स, यानी कि वही मैंने आपको बताया कि ये साइटोकाइन्स प्लाज्मा सेल और बी सेल के बीच में डिफरेंशिएशन का या स्टार्टिंग डिफरेंशिएशन करते हैं, जो कि एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज को रिलीज करते हैं। यानी कि कोई भी पैथोजन आएगा उसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज यानी कि जो उस पैथोजन को मारने किल करने का काम करता है उसको रिलीज करते हैं। द साइटोटॉक्सिक टी सेल किल द कैंसर सेल, यानी कि जो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल है वो कैंसर सेल को भी मारने का काम करती है, ये चीज़ भी आप समझ जाइए। और लास्ट लाइन है, रेगुलेटरी टी सेल्स रेगुलेट इम्यून रिएक्शन, यानी कि जो आपका टी सेल होता है, जो टी सेल वही आपके इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करता है। यानी कि जो आपका रेगुलेटरी टी सेल है वही आपके इम्यून सिस्टम को चलाने का, नियंत्रित करने का, रेगुलेट करने का काम करता है। तो इतनी सी बात आप अच्छे से समझ चुके होंगे। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट ख़त्म। अब हम बात करेंगे कि जो आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडाप्टिव इम्यूनिटी है वो 2 टाइप्स का होता है, एक आपका एक्टिव, एक आपका पैसिव। थोड़ा एक्टिव और पैसिव के बारे में जान लेंगे, हमारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आती होगी तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, प्यारा सा शेयर करेंगे। शेयर तो आप करते ही नहीं है तो रहने दीजिए, जो भी है मतलब प्यार से कमेंट कर दीजिएगा, हम खुश हो जाएंगे। शांति शांति सी बात यही है। तो जब से आपने एक्टिव पैसिव के बारे में सुना होगा तब से आपके मन में चल रहा होगा कि ये भैया एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडाप्टिव इम्यूनिटी में ये एक्टिव पैसिव क्या है भैया। तो हाँ मालिक, में कोनो डाउट भी ना है, कब से एक्टिव पैसिव किया ही, का एक्टिव पैसिव किया है। नहीं तो के का लगता है हमने यहाँ इंग्लिश पढ़े आलीला ना यहाँ ग्रामर पढ़े आए हैं, जो पढ़ावत है वो पढ़ावत ना है। कब से एक्टिव पैसिव का एक्टिव पैसिव किया है बकलुल्ला कहीं का। अरे नहीं टैटर, कूल डाउन, ऐसा कोनो बात ना है भाई, जो बात है वही बता रहा। देखिए एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी क्या कहना चाहती है पहले उसको समझिए। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि जब इस प्रकार की इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर से डेवलप होती है, खुद से ही डेवलप होती है, ठीक है, हमारी बॉडी के द्वारा ही उस इम्यूनिटी को डेवलप किया जाता है। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में क्या है कि किसी दूसरे की बॉडी में डेवलप इम्यूनिटी को हमारी बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। यानी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, बनी बनाई एंटीबॉडीज़ को हमारे बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी के अंतर्गत
वो इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर या वो एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर ही बनती है, जबकि पैसिव में ऐसा नहीं है, वो बनी बनाई रेडीमेड इम्यूनिटी को हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है। इतनी छोटी सी बात है, कब से हमारे ऊपर चिल्ला रहा था पागल कुकुर कहीं का। अब एक छोटी सी बात आपको वैक्सीनेशन के ऊपर बता रहे हैं, ठीक है, कि किस तरीके से वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है वो एक्टिव इम्यूनिटी के अंतर्गत आती है ना। देखिए कैसे आती है वो समझिएगा, बाकी वैक्सीनेशन के ऊपर एक डिटेल वीडियो हम बाद में बनाएंगे। देखिए क्या होता है जब वैक्सीनेशन की ये जो प्रोसेस आती है ना, तो उसमें क्या होता है, वैक्सीनेशन की प्रोसेस में कुछ आप ऐसे समझिए कि हमारी बॉडी में मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमको चेचक यानी कि जो चिकन पॉक्स होता है वही कहते हैं शायद ना, तो चेचक की वैक्सीन हमको लगी हुई है, ठीक है, कि ताकि चेचक ना हो। तो उससे ये होता है कि जब हमें चेचक की वैक्सीनेशन कराई जाती है तो हमारी बॉडी में चेचक के जो वायरस होते हैं उनको इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। उस वायरस को थोड़ा कमज़ोर बना के, थोड़ा सुस्त बना के उसको हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। जब वो हमारी बॉडी के अंदर वो जाता है तो जो हमारी बॉडी है वो सबसे पहली बार इसको देखती है, वो ऐसा कहती होगी कि अरे मम्मी ये कह रहे बॉडी ये कहाँ से आया, अरे हम ना कुछ किए भाई, बाहर से इंजेक्शन के थ्रू डाला गया है, और ये बाप रे खतरनाक लगत है। सोचा ऐसे पहले ही कभी आया रहा कि ना, तो वो पहले पहचान करते हैं कि अगर ये एंटीबॉडी मतलब ये जो एंटीजन है, माफ़ कीजिएगा, ये जो पैथोजन है ये इससे पहले हमको मिला है कि नहीं। अगर हमको नहीं मिला होता है तो अगर ये पहली बार हमारी बॉडी में एंटर करता है तो इसीलिए इसको प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम टेकिंग होता है। अब जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा टाइम लेता है और धीमे धीमे इस पैथोजन के हिसाब से इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करता है और फिर जाके इसको किल करता है। इस तरीके से वैक्सीनेशन के थ्रू आपके अंदर वो मतलब जिस चीज़ का भी आपको वैक्सीनेशन किया जा रहा है उस चीज़ का वायरस आपके अंदर डाल के आपके अंदर एंटीबॉडीज़ को क्रिएट किया जाता है, यानी कि कह सकते हैं मेमोरी क्रिएट किया जाता है कि अगर फिर से ऐसा अगर फिर से कोई पैथोजन आ जाए तो तुम्हें कैसे मारना है। तो आप उसे पहले ही इस चीज़ के लिए ट्रेंड कर देते हैं। जब कल को आपको सच में कभी आप चेचक वायरस के कांटेक्ट में आएंगे और वो वायरस आपकी बॉडी में इंटर करेगा, तो जैसे ही वो बॉडी में इंटर करेगा आपका इम्यून सिस्टम जान जाएगा और एक काम आ जाके भैया ये तो हुए है ना जो पहले भी आ चुका है बॉडिया में हमने के, हाँ एकदम हुए है, तो ठीक है ना। तो जैसे कि पहली बार एंटीबॉडी बना के मारा रहा, मारा धरा सारे के देखा कहीं जाने ना पावे। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, सेकेंडरी रिस्पॉन्स हो गया। प्राइमरी रिस्पॉन्स में थोड़ा टाइम लगा था, चूंकि आप प्राइमरी रिस्पॉन्स में आप एक वीक वायरस को बॉडी के अंदर डाल के आप उसका जो मेमोरी है वो क्रिएट कर चुके हैं। अब उसको पता है किस प्रकार के वायरस को या चिकन पॉक्स वाले वायरस को कैसे ख़त्म करना है। जब कभी कांटेक्ट में आएगा तो वो उसे बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से, क्योंकि सेकेंडरी रिस्पॉन्स हो जाएगा, पहली बार एक बार ये लड़ चुका है तो सेकेंड टाइम वो बहुत तेज़ी से एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करके उसकी कहानी को ख़त्म कर देता है और फैलने नहीं देता है। यही आपकी वैक्सीनेशन की सिंपल सी प्रोसेस है। बात समझ में आई? तो वैक्सीनेशन की प्रोसेस में कुछ हो नहीं रहा है, आपकी बॉडी ही वो कार्य को कर रही है। बस फ़र्क ये है कि वैक्सीनेशन के थ्रू आपकी बॉडी को उस प्रकार के पैथोजन को डाल के थोड़ा सा आदी बनाया जाता है कि ये लो बॉडी, ये इस प्रकार का पैथोजन है, पहचान जाओ, इसके खिलाफ क्या करना है तुम अपने से सोच लो, नेक्स्ट टाइम आएगा तो अपना तुम देख लेना। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे हमने बस थोड़ा सा प्यार से चीज़ों को समझा है, वैक्सीनेशन वाली चीज़ को। अब थोड़ा आगे देखते हैं। तो हमने जान लिया है कि जो आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो 2 टाइप्स की होती है, एक्टिव और पैसिव। अब अगर एक्टिव की बात की जाए तो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी आप कह सकते हैं 2 टाइप्स की होती है, एक आपकी नेचुरल, एक आपकी आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होता है, मान लीजिए जब आपकी बॉडी में कोई पैथोजन इंटर करता है, ठीक है, और उसके हिसाब से जो आपका इम्यून सिस्टम है या जो आपकी बॉडी है वो खुद से मेमोरी में देखती है कि अच्छा ये चीज़ पहले आ चुका है, तो उसके हिसाब से एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती है और उस एंटीबॉडीज़ को इससे लड़ने के लिए भेज देती है। तो ये क्या हो गया, ये नेचुरली हो गया। नेचुरल तौर पे उसे देखकर वो अपने हिसाब से एंटीबॉडी को डेवलप कर लिया, तो ये आपका नेचुरल हो गया। अब बात अगर आर्टिफिशियल की जाए, एक मिनट, हाँ, तो बात अगर आर्टिफिशियल की जाए तो वो बहुत सिंपल सा है
कि आर्टिफिशियल में आप क्या करते हैं, बाहर से कोई पैथोजन को इंजेक्ट करते हैं। जिस तरीके से वैक्सीनेशन वाली जो प्रोसेस बताया है ना, बस उसी को यहाँ पे समझ लीजिए। तो वैक्सीनेशन की जो ये प्रोसेस है वो आर्टिफिशियल के अंतर्गत आती है। कैसे आती है? क्योंकि हम वैक्सीनेशन में कमज़ोर, जो बहुत कमज़ोर बैक्टीरिया होते हैं या जो वायरस होते हैं उनको बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ताकि उस पैथोजन के हिसाब से वो क्या करे, बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर ले, या कह लीजिए कि एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन कर ले। और जब एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन कर लेगा तो ये प्राइमरी है, पहली बार उसको हो सकता है रिस्पॉन्स करने में टाइम लगे, टाइम टेकिंग हो, तो पहली बार तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अब इसके खिलाफ मेमोरी बन चुकी है। जब इस तरीके की डिजीज़ फिर से, यानी कि इस तरीके का पैथोजन फिर से बॉडी में इंटर करेगा तो वो मेमोरी में चेक करेगा, और ये आपका क्या हो गया, एक तरीके से सेकेंडरी रिस्पांस हो गया। अब वो तेजी से रिस्पांस करके उसको किल करने का काम करेगा, उसको मारने का काम करेगा। यही प्रोसेस वैक्सीनेशन के तौर पे की जाती है। वैक्सीन में आपको उस तरीके का पैथोजन डाल के पहले आदत डाली जाती है, फिर वो बॉडी उस हिसाब से आपके एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन कर लेती है। कल को जब सही में वो पैथोजन आएगा तो उसके खिलाफ फटाक से बॉडी एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन कर लेगा, उसकी कहानी खत्म कर देगा, मार देगा। यही है आपका एक्टिव इम्यूनिटी। और जब पैसिव की बात करते हैं तो पैसिव में क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी में हम बनी बनाई इम्यूनिटी, यानी कि रेडीमेड इम्यूनिटी, किसी इंसान के अंदर या किसी जानवर के अंदर बनी बनाई इम्यूनिटी को हम अपने अंदर डालते हैं, तो वो पैसिव कहलाती है। पैसिव भी दो प्रकार के होता है, एक आपका नेचुरल होता है और एक आपका आर्टिफिशियल होता है। अब आपके मन में आएगा कि इसमें भी नेचुरल और आर्टिफिशियल कैसे होता है? तो जब ये चीज़ें किसी दूसरे के अंदर बनती है, किसी दूसरे जानवर के अंदर या किसी दूसरे इंसान के अंदर बनती है और उनमें से निकाल के ये एंटीबॉडीज़ हमारे अंदर डाली जाती हैं, तो ये फिर नेचुरल कैसे हो गई? तो ये तो फिर आर्टिफिशियल ही होनी चाहिए थी। तो देखिए उसका क्या कॉन्सेप्ट है। नेचुरल में वो वाला कॉन्सेप्ट आता है जब बच्चा माँ की पेट के अंदर होता है तो वो प्लेसेंटा के थ्रू जब जुड़ा होता है तो उसे वहाँ से उसके थ्रू क्या मिलती है, इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है। तो ये उसके अंदर तो होती नहीं है, ये माँ के अंदर होती है जो उसके थ्रू इनके पास जा रही है, यानी कि डेवलप माँ के पास हुई है लेकिन यूज इनके आ रहा है। तो एक तरीके से क्या हो गया, हम किसी के अंदर से निकाल के आपके अंदर डालें, ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। चूंकि ये नेचुरली हो रहा है, प्राकृतिक तौर पे हो रहा है, तो इसे हम नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के अंतर्गत काउंट करते हैं। और जो आपका आर्टिफिशियल है उसमें क्या होगा कि किसी जानवर के अंदर या किसी इंसान के अंदर उस प्रकार की एंटीबॉडीज़ का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको निकाल के और फिर जो भी है उस इंसान के अंदर लगा दिया जाता है। इस तरीके से ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। सारी डिटेल मैंने लिख दी है, आप देख के समझ सकते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट आउट होगा ये अंतिम टॉपिक के बारे में, इसको हम अगली वीडियो में समझा दूंगा, चिंता मत करिए, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट खत्म। उम्मीद करता हूँ चीज़ समझ में आई होगी। टाटा बाय बाय। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब